नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास में शैशव अवस्था की विशेषताएं। मैंने पिछले वीडियो में शैशव अवस्था की विशेषताओं की चर्चा की। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप एक बार पहले जाकर के वो देख लो। उसके बाद में इसका शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे और महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु देखेंगे, कहाँ से अभी तक प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बने हैं अभी तक। लेकिन मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। और ज़्यादा हम यहाँ बात ना करके हम केवल अपने टॉपिक पर अब बात करते हैं। और हम विशेषताएं पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में शैशव अवस्था की, और अब हम शिक्षा का व्यवस्था पढ़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था देखो, यानी शैशव अवस्था के जो बालक होते हैं उनमें किस प्रकार से शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। देखियो, पहली विशेषता यह है कि शैशव अवस्था के जो बालक हों उनको अधिक से अधिक खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करें। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करें। क्यों? खेल भी कैसे होना चाहिए? तो वो भी खेल आउट गेम होना चाहिए। ये वीडियो और पबजी गेम जैसे खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउट गेम खेल से ही बालक का शारीरिक, मानसिक, भाषाई, नैतिक सभी प्रकार से बेहतर विकास होता है। इसलिए खेल कैसे हो? आउट गेम हो, प्ले गेम हो, लेकिन ये वीडियो और पबजी गेम बिल्कुल ना हो। इससे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। इसलिए खेल कैसे हो? आउट गेम। मैंने आपको बताया था, या आप भी पिछले कभी पढ़ा होगा इतिहास में, एक कौटिल्य थे यानी चाणक्य थे, और ये नंद वंश के शासक, अंतिम शासक यानी घनानंद के वहाँ एक बार दावत में गए थे, निमंत्रण में गए थे। लेकिन नंद वंश का शासक घनानंद ने चाणक्य को सभी ब्राह्मणों के साथ में बैठाल करके भोजन करा दिया था। और इससे चाणक्य को लगा कि ये राजा ने मेरा अपमान किया है, और वहीं से उन्होंने अपनी चोटी में गांठ लगा दी थी। आपने देखा होगा कि चाणक्य के कितनी बड़ी चोटी होती थी, आज भी कहीं फोटो देखते होंगे। उन्होंने चोटी में अपनी गांठ लगा दी और वहीं से प्रण कर लिया कि जब तक इस शासक को हम समाप्त नहीं कर देंगे, ये शासन समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नींद नहीं बैठेंगे। और यहीं से वो वापस जा रहे थे नाराज होकर के। रास्ते में कुछ बालक खेल खेल रहे थे, और उसी में एक बालक का नाम था चाणक्य ने जिसको देखा, उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और वो बालक कौन सा खेल खेल रहे थे, जिसको हमारे क्षेत्र में अब्बी डंडा कहा जाता है। और वो एम्पायर की भूमिका में थे। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा कि बिल्कुल चाणक्य ने जब मौर्य को देखा कि मौर्य का डिसीजन करने का निर्णय करने की शक्ति है वो बहुत बेहतर है। और वहीं से उनको लगा कि इस व्यक्ति को हम रणनीति के थ्रू राजा बना सकते हैं। और अपने साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को ले आए, उन्हें शिक्षा दिया, उनको पूरी व्यवस्थाएं दी, और पूरा धीरे धीरे करके नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त करके और मौर्य वंश की स्थापना करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसलिए जो किताबी ज्ञान आपको 6 माह या 2 माह में नहीं दे सकती हैं, वो खेल के द्वारा आप निर्णय करने की शक्ति आप 2 घंटे में विकसित कर लेते हैं। इसलिए बालकों को अधिक से अधिक शिक्षा कैसा दिया जाए? खेल के द्वारा, वो भी आउट गेम। दूसरा प्रबंध देखिए, कहानियों के द्वारा शिक्षा। कहानियों के द्वारा शिक्षा। अब आप बताइए कि जो छोटे बालक होते हैं उनकी कहानियां कितनी होंगी? बहुत ज़्यादा 8 से 10, इससे ज़्यादा कहानियां नहीं होती। छोटे बालकों की बस कहानियां वही राजा रानी की कहानी होती हैं। अगर जो बालक को आपने एक बार बताया कि अयोध्या के राजा राम थे, उनके अयोध्या के राजा दशरथ थे, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अगर आपने ये सब कहानी उसे बताया, और
एक हफ्ते बाद जब दोबारा आप इस कहानी को फिर से बालक को बताएंगे तो उसमें जो है क्या हो, बालक आगे आगे सोचेगा। इससे बालक में एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है और प्रत्यास्मरण बढ़ता है, यानी याद करने की शक्ति, कल्पना की शक्ति, एकाग्रता की जो है बालक में विकास होता है, निर्माण होता है। इसलिए जो है कहानियों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाए। अगला है, ये जो शिक्षा हो ये मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा हो। कैसा हो? मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा, मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा होगा तो शिक्षा व्यवस्था जो है बालकों की रुचि के अनुसार होगा, उनकी आय के अनुसार होगा। उनको जो है किस प्रकार का वातावरण दिया जाए जिससे जो है उनको जो है शिक्षा में बेहतर समझ में आए। लेकिन प्राचीन समय जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था होती थी वो जो है कोई वैज्ञानिक तरीके में नहीं थी, वहाँ पे वो रटंत प्रणाली थी जो है, वहाँ पे जो है शिष्य को जो है गुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करना पड़ता था, गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। और जब पढ़ाई होती थी, क्लास होती थी, तो उस समय जो है बालक की आय, रुचि, योग्यता का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। केवल और केवल शिक्षक यानी गुरु के ही जो है सब कुछ माना जाता था, गुरु के अनुसार ही पढ़ाया जाता था। गुरु अगर जो कह दे कि आज ये लेसन पढ़ाएंगे तो गुरु वही लेसन पढ़ाता था। गुरु कहे कि आज छुट्टी है तो आज छुट्टी है, गुरु कहे कि आज सुबह नहीं शाम को पढ़ाएंगे तो शाम ही को पढ़ाएंगे। भाई अगर जो बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे, हो सकता है कि जाड़े का टाइम हो और जो है बालक जो है छाया में नहीं पढ़ना चाहते हो, धूप में पढ़ना चाहते हो, तो अगर जो उन्हें जो है धूप में पढ़ाएंगे तो वो जो है बेहतर सीखेंगे। हो सकता है बालक पढ़ते पढ़ते थक गए हों, उनका खेलने का मन हो, अगर जो उन्हें हम खेलने के लिए जो है कोई खेल खिला देंगे, कोई अंताक्षरी क्लास में करवा देंगे, कोई जो है कहानियाँ सुना देंगे, तो इससे जो है बालक में जो है अच्छे से ने जो है वो चीज़ें सीख लेता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा शिक्षा होना चाहिए। अगली विशेषता शिक्षा व्यवस्था यह है कि शारीरिक व मानसिक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षा, शारीरिक व मानसिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा। भाई छोटा बालक है तो उसके शारीरिक के अनुसार जो है प्रश्न पूछे जाएं, उसके मानसिक शक्तियों के अनुसार प्रश्न पूछा जाए। भाई छोटा बालक है तो वो a² + b² + c² बराबर जो है नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर जो छोटा बालक है तो वो 2 + 2 यानी 4 ही जानेगा, या 3 + 2 वो 5 ही जानेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करें, उसके शारीरिक स्थिति को देखें और उसके मानसिक स्थिति को देखें। इस प्रकार से जो है बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि यानी बालक में कोई मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। इसलिए तो इससे बालक को जो है पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगती है, ज़्यादा वो बेहतर पढ़ सकता है। उचित प्रकार से वातावरण, उचित प्रकार का वातावरण, यदि उचित प्रकार का वातावरण होगा तब भी बालक जो है बेहतर सीखेंगे। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन होता है। मैंने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां को होती हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम जो है ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जन्मजात होती हैं, जो बालक सीखता नहीं होता है, ये जन्मजात होती हैं। चित्रों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाए,
चित्रों के द्वारा शिक्षा, यानी आप अगर जो बालक को आप बालक को आ पढ़ा रहे हैं, आ सिखाना चाहते हैं, तो कुछ बालक तो आप बताने से सीख जाएंगे, लेकिन कुछ बालक नहीं सीख पाएंगे। तो आ सिखाने के लिए बालकों को अगर जो हम आ से आम का चित्र दिखाएं, आम का फल दिखाएं, इससे जो है बालक बेहतर सीखते हैं। क्योंकि छोटा सा बालक होता है, नन्हा बालक होता है, उसको जो है आ सिखाने के लिए हम क्या करें, आम का चित्र दिखाएं, आम का फल दिखाएं। इसी प्रकार से बालकों को जो है शिक्षा प्रदान किया जाए। छोटे बालकों को विभिन्न अंगों की भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। विभिन्न अंगों की शिक्षा, यानी विभिन्न अंगों की भी शिक्षा दिया जाए। बालक को बता देना चाहिए ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर हैं। इस प्रकार से बालकों को जो है विभिन्न अंगों की शिक्षा प्रदान किया जाए। इसी के साथ देखिए जो है इसमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, और वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो हम एक बार जो है इसको रब करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको रब करके जो है हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं बताते हैं। देखो, बिल्कुल अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया और फिर भी बता रहा हूं कि बाल विकास में आप रट करके जो है बेहतर नंबर नहीं गेन कर सकते हैं, केवल और केवल समझ करके जो है बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है, मेरे साथ आप लगे रहिए। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको 30 से 300 प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करवा दूंगा। बिल्कुल आप 30 के 300 प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल विश्वास के साथ आप मेरे साथ लगे रहिए। परिभाषा देखो, परिभाषाएं तो बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे पहली परिभाषा है सिगमंड फ्रायड की। फ्रायड ने कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये सिगमंड फ्रायड की परिभाषा है। अगली परिभाषा थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक ने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो थॉर्नडाइक की है। अगली परिभाषा रूसो की है। एक मनोवैज्ञानिक रूसो हैं, और रूसो की परिभाषा है कि बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये मनोवैज्ञानिक रूसो की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है एक बार नोट करके जरूर रखिएगा। अगली परिभाषा बैलेंटाइन की है, और बैलेंटाइन ने जो है बैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का जो है आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आदर्श काल यानी मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को आदर्श काल के नाम से पुकारा है। आदर्श काल के नाम से पुकारा है। एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं। क्रो एवं क्रो ये दोनों सगे भाई हैं, और क्रो एंड क्रो ने जो है शैशवावस्था को 20वीं सदी, इस अवस्था को
बालक की 20वीं सदी की अवस्था कहाँ है। यानी क्रो एंड क्रो ने इसे जो है 20वीं सदी जो है ये बालक की सदी के रूप में कहा है। किसके रूप में कहा है? बालक के रूप में कहा है। एक मनोवैज्ञानिक जो है जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक ने जो है क्या कहा है? तो जॉन लॉक ने कहा कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होती है और जिसके ऊपर बालक अपने नवीन अनुभव लिखता है। बालक एक कोरी स्लेट के समान है। ये किसकी परिभाषा है? तो जॉन लॉक की है। ये जो है परिभाषाएं जो है इनकी चर्चा कर लिए हैं। अब जो है कुछ यहाँ से भी और महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उसको जो है हम लोग जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में बने हैं। प्रत्येक एग्जाम में जो है आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। देखो पहला पॉइंट इसका ये है कि जन्म के बाद बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। अपनी माँ को पहचानता है, यानी जन्म के बाद बालक अपनी माँ को पहचानेगा, फिर पिता को पहचानता है और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जन्म के बाद बालक सबसे पहले परिवार को जानता है या पास पड़ोस को जानता है या माँ को जानता है या जो है पिता को जानता है। तो सबसे पहले किसे जानता है? वो अब सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। दूसरा पॉइंट है नवजात शिशु 6 माह में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? दांतों की संख्या 2 होती है। लेकिन अगर जो पूछा जाए 6 माह की जगह पर पूछा जाए 6 वर्षों में दांतों की संख्या और अस्थायी की जगह पे क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए तो कितनी होती है? 20 होती है। यानी 6 माह में बालकों में दांतों की संख्या अस्थायी होती है, वो भी कितनी होती है? 2 होती है। अस्थायी का मतलब दूध के दांत होते हैं, और जबकि 6 वर्षों में अस्थायी जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं। यानी दूध के दांत जो है टूट करके और दूसरे दांत जो है बालक में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो है पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 हड्डियों की संख्या होती है। मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। लेकिन संपूर्ण मस्तिष्क का भार संपूर्ण जीवन में कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है। ये संपूर्ण जीवन में जो है मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। लेकिन जो है शैशवावस्था में जो है मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। अगला पॉइंट देखिए, शिशु पूर्णतः अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी इसलिए होता है क्योंकि वो जो है घर के ही सदस्यों पर निर्भर होता है, इसलिए बालक पूर्णतया अंतर्मुखी होता है। धड़कन जो होती है, दिल की धड़कन जो होती है वह अनियंत्रित होती है। धड़कन बालक की होती है वो अनियंत्रित होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा होकर के धड़कन चलती है। लेकिन एक स्वस्थ शरीर में जो है जब हम अब शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था में पहुंचेंगे तो धड़कन पूर्ण रूप से
अनियंत्रित की जगह पे नियंत्रित हो जाती है और 1 मिनट में कितनी बार तो पूछा जाए तो 72 बार जो है धड़कती है। इतनी बात समझ में आया। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो है संपूर्ण जीवन का 90% विकास जो है शैशव अवस्था में ही हो जाता है। कितना विकास हो जाता है? तो मस्तिष्क का 90% विकास कहाँ हो जाता है? तो शैशव अवस्था में हो जाता है। और जो है हम ये कहते हैं कि जो है 10% जो शेष बचता है उसका विकास संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है। 90% यानी विकास केवल और केवल 0 से 6 वर्ष में बालक में पूर्ण हो जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने जो है शैशव अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण विकासशील की अवस्था के नाम से जाना जाता है। एक और पॉइंट है, उसको भी देखिए। जो शैशव अवस्था के बालक होते हैं, शैशव अवस्था के जो बालक होते हैं, इनका भार व लंबाई, शैशव अवस्था के जो बालक होते हैं इनका भार व लंबाई बालिकाओं के भार व लंबाई से अधिक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शैशव अवस्था के बालक होते हैं इनका जो है फीमेल यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का भार व लंबाई अधिक होता है। इसी प्रकार जो है हम लोगों ने जो है 2 पार्टों में जो है शैशव अवस्था की विशेषताएं जो है पढ़ लिया और जो है यहाँ पे जो है परिभाषाएं पढ़ लिया, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए और किस प्रकार से बालक को जो है शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए इसको जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। जिस दिन ये आपकी अवस्थाओं का जो है पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन यहाँ से अभी तक जितने प्रश्न बने हैं उनकी जो है चर्चा करूँगा और प्रत्येक आपको जो है चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा और अभी जो बने हैं उनकी चर्चा हो जाएगी और फिर जो संभावित होंगे या जो बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।